नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज हम बात करेंगे इस वक्त बाजार के हाल की। इस वक्त बाजार का जो हाल है, इसमें आपको फिक्र करनी है या खुश होना है। और अगर आपको फिक्र भी करनी है, खुश भी होना है, इन दोनों के बीच रास्ता कैसे चुनना है, और वो रास्ता चुनने में मदद करने वाले एक मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन उनसे आपको मिलवाऊं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और साथ में नोटिफिकेशन आइकॉन यानी वो घंटी बजाना न भूलिएगा, ताकि आपको खबर मिल जाए जब भी नया वीडियो आए या जब भी मैं लाइव आऊँ। और फेसबुक पर भी आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सत्यहिंदी.com पर इसे देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। और वहीं एक दूसरा लिंक है जिससे आप सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप अब एंड्रॉयड और iOS दोनों में उपलब्ध है। आप लगातार सत्य हिंदी से जुड़े रह सकते हैं। और अब मैं आपको मिलवाता हूं अपने आज के मेहमान त्रिदीप भट्टाचार्य साहब हमारे साथ हैं, CIO इक्विटीज एडलवाइज म्यूचुअल फंड। त्रिदीप जी, आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है माइंड योर बिजनेस पर। नमस्कार आलोक जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। तो ये कई आसपास के माहौल पे थोड़ा पहले बात कर लें, उसके बाद उस बात पे आते हैं जो बात करनी है कि ये जो माहौल चल रहा है इस वक्त, डॉलर 80 रुपए के पार चला गया है, इसके बावजूद शेयर बाजार उछल रहा है। ये दोनों कैसे एक साथ चल रही हैं चीजें? मौजूदा बाजार की स्थिति में आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ, जिससे ये समझना आसान हो जाएगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाने वाले हैं। जो साल के शुरू से हमारा ये मानना रहा है कि ये जो जैन 22 से मार्च 23, ये जो 15 महीने का समय है, इसको दो भागों में भाग करके देखना चाहिए। पहले 6 से 9 महीने, जो कि ये साल के पहले 6 से 9 महीने हैं, इसमें मार्केट वोलेटाइल रहने ही वाली थी, जिसमें पैसे नहीं बनेंगे। शायद नीचे ही की तरफ ज़्यादा रुझान हो, ऊपर की तरफ जाने तरफ, इसको हम इन्वेस्टमेंट ईयर कह सकते हैं। और इसके कारण तीन। पहली बात ये कि ये जो इंटरेस्ट रेट रिजीम है ग्लोबली, ये चेंज हो रहा है। पहले इंटरेस्ट रेट पिछले 10-15 सालों से गिर रहा था, जो कि अभी चढ़ने के फिराक में है, और इसीलिए करेंसी आपको जो रुख दिखा रहा है वो दिखा रहा है। दूसरा ये कि इन्फ्लेशन, हालांकि जो हम कहते हैं कि ट्रांजिएंट क्षणिक कारणों से ऊपर है, लेकिन फिर भी ऊपर तो है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर वगैरह में पड़ता रहा है, तो वो दूसरा बात। और तीसरा जो है जियोपॉलिटिक्स, जो है जो रशिया यूक्रेन वार की स्थिति भी, मतलब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी ये आशा थी कि पहले 6 से 9 महीने थोड़े वोलेटाइल रहेंगे, पैसे बनने मुश्किल होंगे, और ठीक वैसा ही पैन आउट हो रहा है। लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग है। वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि हम इसके फाइनल 1-2 महीने में हैं, जहाँ की ऑन फ्रिंजेस अगर हम देखें, 2-3 चीजें हो रही हैं जो पॉजिटिव है। पहली बात ये कि कमोडिटी प्राइसेस जो काफी तेजी से साल के शुरू में बढ़ गए थे, वो गिरने शुरू हो गए। पिछले 1 महीने में अगर आप देखें तो स्टील के प्राइस, कॉपर के प्राइस, और इवन एग्री बेस्ड कमोडिटी के प्राइसेस करीबन 10 से 25% डिक्लाइन हुए हैं। ये एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है, और हम लोग की इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि हम लोग ऑन नेट बैलेंस इंपोर्टर है कमोडिटीज के। और अगर आप देखें ये सारा चीज कुछ हद तक इन्फ्लेशन शॉर्टेजेस, सप्लाई चेन शॉर्टेजेस के चलते भी हुआ था। तो जो सुनने में आ रहा है वो ये कि जो चिप शॉर्टेज है, जिससे ऑटो सेक्टर काफी प्रभावित हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने के फिराक में है। तो अगले शायद 6 से 9 महीने में वो भी सुधर जाए, कमोडिटी प्राइसेस भी सुधर जाए, तो ये जो इन्फ्लेशन है ये धीरे पीक होता नजर आ रहा है। और ये इन्फ्लेशन ही था जिसके चलते दुनिया जहां में इंटरेस्ट रेट का जो रुख है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ा। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि हम धीरे धीरे एक्सट्रीम पेसिमिज्म या नेगेटिव न्यूज से धीमे धीमे शायद अगले 3 से 6 महीने में पॉजिटिव न्यूज की तरफ जाएं। लेकिन अभी ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ द बैड न्यूज जो है वो प्राइस में दिखता है मुझे। मतलब जो ये हर जगह अगर आप देखें, न्यूज़पेपर खोल लें या फिर टीवी सुन लें, हर जगह ये रिसेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, वॉर, इकोनॉमीज, बैंक्रप्सी, ये सारी बातें ही चल रही हैं। तो इतना पेसिमिज्म में समवेयर आई फील 75 to 80% जो है वो प्राइस इम्पैक्ट आ गया है प्राइसेस में। ये सब नेगेटिव उसका थोड़ा सा रहता है, इसको टाइम करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऑन फ्रिंजेस
चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। तो इन्वेस्टर्स को इस समय थोड़ा सा जागरूक होकर देखना चाहिए मार्केट। जी, आप कह रहे हैं कि इस वक्त जागरूक होकर देखना चाहिए, और दूसरा आपके हिसाब से सबसे बुरी खबर जा चुकी है, करीब करीब ये स्थिति आ चुकी है कि जो सबसे बुरा वक्त था वो पार हो गया है और यहाँ से अब बेहतर स्थिति दिख सकती है। हम अगर बाजार में देखें तो अभी कल खबर आई कि अडानी विल्मर जो उनकी कंपनी है, उसने खाने के तेल का दाम काफी कम कर दिया है, ड्रास्टिक कट हुआ है। इसका अर्थ है उनको कहीं से सस्ता मिल रहा है, इसलिए वो आगे सस्ता बेच रहे हैं। कार कंपनियों का जिक्र आपने किया, चिप शॉर्टेज का, 4.5 लाख से ऊपर की वेट लिस्ट लगी हुई है कार कंपनियों के पास। इतनी गाड़ियां लोग खरीदना चाहते हैं और कंपनी बेच नहीं पा रही हैं। ये जो परिस्थिति है अभी, जो कोरोना काल के बाद जो बार बार सवाल उठ रहा है त्रिदीप जी, वो ये है कि क्या हम उस कोरोना के संकट से निकल आए हैं या अभी उसमें तकलीफ बाकी है। अभी एक वेव की चर्चा और हो रही है कि एक वेव और आ रही है, अभी एक नई बीमारी मंकी पॉक्स चल पड़ी है जो आ रही है। क्या ये सब अभी हमको उस तरह की फिक्र दोबारा करने की नौबत दिख रही है जैसी कोरोना के पहले वेव के साथ हुई? हालांकि नुकसान दूसरे और तीसरे वेव में ज्यादा हुआ है। देखिए, आपने 2-3 सवाल एक साथ कर दिए, एक-एक करके लेता हूँ। पहले आपने चिप शॉर्टेज की बात करी। ये चिप शॉर्टेज ऐसी चीज़ है ना कि अगर उसमें नए नए सप्लाई आने हों, तो उसमें थोड़ा-सा समय लगता है। और इसीलिए जब ये एक्चुअली शुरू हुआ समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर, तब अचानक से दुनिया जहाँ एक तो कुछ हद तक चीज़ें बंद भी थी, बट काफ़ी हद तक ये जो है सप्लाई आने में थोड़ा सा वक्त लग गया। बट अभी जो TSMC है, जो कि ग्लोबल लीडर है चिप कंपनीज बनाने में, उन्होंने अपने कमेंट्री में कहा है कि अगले 6 से 9 महीने में हमारा रुख जो होगा वो ऑटो सेक्टर की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा। इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा सप्लाई करेंगे दूसरे जगहों के बनिस्बत। इसलिए कुछ हद तक जो ये इन्वेंट्री प्रॉब्लम है, जिसमें आप कह रहे थे कि बहुत बड़े वेटिंग लिस्ट हो गए हैं कार्स की एंड ऑल ऑफ दैट, ये धीमे-धीमे मेरे को लगता है अगले 6 से 9 महीने कम हो जाएगी। ये कोविड से निकलने के कारण हो रहा है, एक है। बट दूसरा, नॉर्मली भी अचानक से अगर डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि कोविड के बाद जो है थोड़ा पेंट अप डिमांड की बात हो रही थी, वो अगर आ जाए, वो और क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला करके सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी, वो अभी रिजॉल्व होने के कगार में। दूसरा जो आपने क्या पूछा था, मैं भूल गया। मैं इसी को पूछ रहा था कि कोरोना में जैसे कहा गया कि कोरोना का संकट अभी अब तीसरी वेव चौथी वेव की चर्चा हो रही है, पीछे यहाँ से बीमारी शुरू हुई थी तो उस वक्त बहुत डर लगा था सबको, एकदम बाजार जिस तरह गया था, और जबकि नुकसान सेकंड और थर्ड वेव में ज्यादा हुआ, इसके बावजूद जो झटका पहली वेव में लगा था वैसा झटका बाद में नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि बाजार ने एक तरह से इसको सबको इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया है। तो क्या वो स्थिति है कि बाजार मुसीबतों से परे है? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक होता ये है कि मार्केट डजंट लाइक अनसर्टेनिटी। जब पहली बार कोरोना काल में हम गए, तब हमारे पास कोई सोल्यूशन हाथ में नहीं था। पूरी दुनिया जहां पूरा दुनिया एक्चुअली केम डाउन टू हॉल्ट ऑन मार्च 23, 2020, और हम लोगों को इसके निकलने का रास्ता मालूम नहीं था। मेन चीज़ ये है कि अभी हमको निकलने का रास्ता मालूम, हमको कोविड के वैक्सीन आ गए हैं, तरह तरह के वैक्सीन आ गए, काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स हो गए हैं, उसका प्रोडक्शन भी सफिशिएंट क्वांटिटी में होने लगा है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट के लिए जब वो एक बार सोल्यूशन देख लेता है कि ये प्रॉब्लम है, पर उसका सोल्यूशन आ गया है, वो समय की वेट नहीं करता, वो उसको समझ लेता है कि ये अब सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए जो मार्केट वहां से आगे बढ़ चुकी है। तो इसलिए आपका सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि हम वापस कोरोना काल में जैसे 2020 में हुआ उस स्थिति में वापस जा सकते हैं क्या, ये जो तीसरे चौथे पांचवें लहर में, मेरा उत्तर होगा नहीं। क्योंकि कुछ हद तक, काफी हद तक हमको इसका सोल्यूशन मालूम है, और वो सोल्यूशन जो है उससे, इसलिए मार्केट उससे डरता नहीं है। तो कोरोना आने के ठीक पहले भी इकोनॉमी में काफी तकलीफ दिख रही थी, आपको याद होगा उस वक्त भी सब कुछ अच्छा नहीं था। और उससे कुछ पहले 2-4 साल पहले हम लोग लगातार डबल डिजिट ग्रोथ की बात किया करते थे। तो अगर हम कोरोना की मुसीबत में नहीं जा रहे हैं तो क्या हम डबल डिजिट ग्रोथ का सपना दोबारा देखने की हालत में जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। मेरे हिसाब से जो आपने प्री कोरोना काल की जो डिस्क्रिप्शन दिया, उसको अगर हम देखें तो उस समय अगर हम देखें जो मोदी काल के पहले मतलब 5-6 साल रहे, वो काफी रिफॉर्म से भरे रहे।
तो जब रिफॉर्म की ऐसी चीज है जिसमें पहले पेन होता है उसके बाद गेन होता है। सो हमने पिछले 4-5 साल में कोरोना काल को अगर साथ में जोड़ लें तो काफी सारा पेन देखा है। तो मेरा रुझान, मेरा मानना ऐसा है कि अगले 2 से 3 साल में कुछ 2-3 चीजें ऐसी होती दिख रही हैं जिससे मुझे लगता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफी अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं। इसके 3 कारण। पहली बात ये कि ये जो कैपेक्स साइकिल है ये शायद अगले 3 साल में हम लोग को कुछ हद तक देखने को मिले। ये पिछले 10 साल में नहीं दिखा, लेकिन फाइनली प्राइवेट सेक्टर कंपनियां फाइनली सामने आके ये कह रही हैं कि हम शायद प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये पीएलआई स्कीम भी पकड़ लीजिए, इसके चलते कुछ लगाएं। इससे हमारे इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, ये जो लिस्टेड सेक्टर्स हैं इसको काफी फायदा होने के अनुमान है। दूसरा, देश में रियल एस्टेट जो सेक्टर है ना, वो बॉटम आउट होता नजर आ रहा है। ये रियल एस्टेट साइकिल टिपिकली 7 साल का होता है, जिसमें पहले 3 साल में इन्वेंट्री बॉटम आउट होता है। तो अभी हम उस कगार में हैं जहां पे कि ग्रेजुअली इन्वेंट्री बॉटम आउट हो रही है। अगले इसको थोड़ा 1-2 सा साल में देखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ और मैं इसको समझाऊं, इससे अच्छा है कि आप ही समझाएं कि ये जो आप केपेक्स साइकिल के दोबारा आने का और इन्वेंटरी बिल्डअप का जो है, इसको थोड़ा सा उन लोगों के लिए समझाइए जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो कैपेक्स साइकिल मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, रिलायंस, अदानी, ये सब कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जिस कंपनी के एग्जांपल हो। तो ये सब कंपनीज जब डिसाइड करती हैं कि अगले, और उनको डिसाइड करना पड़ता है कि 1-2 साल पहले से कि हम कितना अगले 1-2 साल में इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट मतलब प्लांट लगाने में इन्वेस्ट करेंगे, कैपेसिटी डालने में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस हद तक, कितने हद तक इन्वेस्ट करेंगे, ये उनको 1-2 साल पहले प्लान करना होता है, क्योंकि इसमें काफी सारे फेजेस होते हैं। पहले आपको फाइनेंशियल गारंटी लेनी होती है बैंक्स की, फिर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है, तो काफी सारे चेक पोस्ट होते हैं। तो इसमें हमने देखा कि पिछले 1 साल में जितने भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, ये सारे अपनी जो अर्निंग्स कॉल में बोला कि मेरा अगले 1-2 साल में प्लान कितना है इन्वेस्ट करने का। इसको जब हमने जोड़ करके देखा तो हम लोगों को मालूम पड़ा कि जो गवर्नमेंट का कैपेक्स प्लान है उससे 5 से 6 गुना इन सब का मिला के है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर सरकार से 5-6 गुना पैसा लगाने की तैयारी कर रहा है जी। अभी ये जो है, ये मतलब उनका इंटेंट है जिसको कहते हैं, और ये अगले 2 से 3 साल में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके अचानक से प्लांट लग जाएंगे, इसको लगने में 2-3 साल लगेंगे। लेकिन ये जो 5 से 6 गुना का आंकड़ा है, ये पिछले 10 साल में पहली बार हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहले जो होता था, पहले प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स, जो ये नंबर है, वो कम होता था काफी पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में। तो गवर्नमेंट आके रोड बनाती थी, ब्रिजेस बनाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती थी, बट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एब्सेंट रहते थे। तो इस बार अगर मैं जो ये बोल रहा हूँ, इसके अगर 50 से 75% भी हो जाए तो हमारा इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए बहुत बेहतर होगा, और जेन्युइनली इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा होगा। जी। तो ये थोड़ा सा मैं आपकी बात को थोड़ा सा मैं वो साफ करूं, जो लोगों को समझ में आए कि देखिए, जब प्यास लगे तो कुआं नहीं खोदा जाता है, ये कहावत है। इसी तरह कंपनियों पे लागू होता है कि जिस वक्त उनके सामने ग्राहक आके खड़ा हो जाए कि सामान दे दो, उस वक्त वो नया प्लांट नहीं लगा सकते हैं। उनको अंदाजा लगाना पड़ता है कि कब उनके पास इतनी डिमांड आने वाली है कि उनके मौजूदा प्लांट या मशीनरी से काम नहीं चलेगा, उनको नया प्लांट लगाना है, नई मशीनरी लगानी है। और अगर वो इस तरह का पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, जैसा अभी त्रिदीप ने बताया कि सरकार के मुकाबले 5-6 गुना पैसा भारत की सारी कंपनियां मिलकर, इंडस्ट्रीज मिलकर लगाने की सोच रही हैं, तो वो इसी भरोसे सोच रही हैं कि उनको बाजार में मांग दिख रही है, उनको लग रहा है कि हमारे माल के खरीदार आ रहे हैं बाजार में। तो यहां से सवाल त्रिदीप ये उठता है कि ये डिमांड कहां से आती दिख रही है। अभी तक तो रोना था कि बाजार में डिमांड नहीं है, डिमांड पैदा करनी है, डिमांड पैदा करने के लिए सरकार को पैसा देना है। ये डिमांड है या कहीं मिराज, छलावा तो नहीं साबित हो जाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट आज के डेट में अगर आप देखें, जो इंडिया में पीएलआई स्कीम्स हो रहे हैं, जिसके चलते काफी सारे ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में कैपेसिटी डालने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिव दिया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया टू सेट अप कैपेसिटी ओवरऑल। उसमें काफी प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। डेटा सेंटर्स, रिन्यूएबल्स, ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सप्लाई उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो ये ऐसे सब कुछ ऐसे इलाके हैं, एरिया हैं, जहाँ पर भी
क्या बोलते हैं मतलब कैपेक्स डालने की जेन्युइन जरूरत है, क्योंकि सप्लाई उतना है नहीं। तो इस एरिया में डिमांड डेफिनेटली है। हाँ, ट्रेडिशनल एरियाज में जो पहले मतलब 15 साल पहले जहाँ पे लगा था वहां पे शायद उतना जगह है नहीं, बट नई जगहों में न्यू एनर्जी, रिन्यूएबल्स, डेटा सेंटर्स, बैकअप पावर, क्लाउड, ये सब जगह में काफी डिमांड है, और वो आता भी दिख रहा है। सो ये इसमें कितने हद तक आएगा, ये हद तक आपकी जो सार्केज्म है वो सही है, वो देखते हैं कितने हद तक आएगा। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जितना उनका प्लान है उससे अगर 50 to 75% भी अगर आ जाता है तो भी देश के लिए मीनिंगफुल प्रोग्रेस होगा। जी, मैं दरअसल सरकाज़्म नहीं है, व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अविश्वास कर रहा हूँ, इसलिए कि वो इस तरह की बातें सरकारें पहले बहुत सारी करती रही हैं। प्राइवेट सेक्टर भी कई बार आप देखते हैं तमाम राज्यों के जो इन्वेस्टमेंट समिट्स होते हैं स्टेट्स के, वहाँ जाके तरह-तरह के वादे कर आते हैं, और उसके 5 साल बाद आप हिसाब लगाइए तो उसमें से आधे से आधा भी पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से। और दूसरी बात ये है कि इसी परिस्थिति में ये सवाल उठता है कि क्या ग्रोथ लौट रही है, और अगर प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाने जा रहा है तो फिर वो पैसा कहीं से आ रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? सो ये पैसा जो है, इसको जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डीलेवरेजिंग। सो पहला राउंड का जो पैसा आता है कैपेक्स के लिए, वो हमेशा कंपनी के इंटरनल एक्रूवल्स, मतलब जो अपने बिजनेस से कैश एक्रूवल, कैश जनरेट करती है, वहीं से आता है, और वहीं से आ भी रहा है, तो आपका जवाब देने के लिए। और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले 4-5 सालों में इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो काफी हद तक डीलेवरेज हो चुका है। सो अगर आप डेट टू इक्विटी देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी कम हो चुका है, इसलिए बैंकों की जो पहले परेशानी होती थी कि गलत जगह लेंड कर दिया, वो अभी काफी कम हो गई। सो जब एक बार वो कंपनी डीलेवरेज कर लेती है तो उनके इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाते हैं, और उसके चलते जो कैश फ्लो बिजनेस बनता है, फ्री कैश फ्लो जिसको हम कहते हैं, वो काफी बढ़ जाता है। तो जब फ्री कैश फ्लो बढ़ जाता है तो कंपनी उसको कहाँ अगली जगह लगाए उसके बारे में सोचती है। तो अभी हम उस माहौल में पहुंचे हैं कि 4-5 साल की जो कॉर्पोरेट डीलेवरेजिंग है, जिसकी आप व्याख्या कर रहे थे कि पिछले 4-5 सालों में कुछ नहीं हुआ, वहां से गुजरने के बाद आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पे कंपनी डीलेवरेज हो चुकी है, उनके पास कैश फ्लो है, और उनको आगे लगता है कि शायद डिमांड इन सिलेक्टेड एरियाज में आने की रुझान है, तो इसलिए वो इन्वेस्ट करने की प्लान करते हैं। जी। अब यहाँ सवाल वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से हमने बात शुरू की थी कि ये डॉलर 80 रुपए का हो गया है, और इसकी एक वजह तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं ये सवाल से के साथ खड़ा नहीं होता हूं कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। मैं ये बात समझता हूं कि सरकार अगर कोई आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को गिराने की या रुपए को संभालने की कोशिश करेगी तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इकोनॉमी में अपना दम बढ़ जाएगा तो फिर रुपया अपने आप मजबूत होगा। क्या वो होता हुआ आपको दिख रहा है? इस वक्त 80 रुपए पार चला गया डॉलर। क्या ये फिक्र की बात है? चिंता करनी चाहिए, सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये कुछ समय की बात है, कुछ समय बाद ये परिस्थिति कंट्रोल में आ जाएगी? मेरे हिसाब से इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर आप हमारी करेंसी की जो गिराव है उसको देखें बाकी इमर्जिंग मार्केट्स करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, तब आप पाइएगा कि हमारा जो करेंसी गिरा है उसके वो काफी कम है बनिस्बत की बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में। और ये अचानक से सब करेंसीज गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो भी इतना बढ़ गया है कि पिछली बार उन्होंने ऐसा इन्फ्लेशन देखा था 70 के दशक, तो उनको भी फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ये इंटरेस्ट रेट कॉल लेना पड़ रहा है, और जितना पेस में उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है उसमें इसका एक ही आउटकम हो सकता है शॉर्ट टर्म, वो ये कि बाकी सारे करेंसीज गिर जाए, और वही होता दिख रहा है। तो ये सब को मतलब अगर हम मिला के देखें तो कहने का मतलब ये कि ये शॉर्ट टर्म में इनएविटेबल है कि करेंसी थोड़ा गिरेगा ही, लेकिन अगर इसको थोड़ा हम लोग देखें कि हमारे आजू बाजू लोगों कंट्रीज के करेंसी पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट्स में क्या हो रहे हैं, तब आपको मिलेगा कि हंगरी ये सब के करेंसीज 20 से 30% डिप्रिशिएट हो चुके हैं, जबकि हम शायद अभी 5 से 10 के बीच में ही हैं। सो आइडियल स्थिति नहीं है, लेकिन काफियों से बेहतर, बाकी सबसे बेहतर है। तो ये होना ही है, इसको रोका नहीं जा सकता है, या सरकार को इसको रोकने की कोशिश करनी नहीं चाहिए? नहीं, ये होना ही है,
लेकिन अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कीजिएगा, हम्म, तो ये और ज्यादा होगा। तो इसलिए पिछले 2 बार अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में उन्होंने हमारे भी रेट बढ़े हैं, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। हमारी जो आज के रेट में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ये हमने 2014-15 में देखा है या उससे पहले भी देखा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जो अभी इन्फ्लेशन का हिसाब है, वो उन्होंने पिछली बार 70 के दशक में देखा है। दोनों में काफी अंतर है। हम तो थोड़ा सा रेट बढ़ा के वहां पे अगर हम बैठ भी जाएं तो हमारे इकोनॉमी के लिए उतना काफी होगा, लेकिन वहां पे इसलिए उनको बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा एनोमली आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रही है। बट अल्टीमेटली आई थिंक अगर हमारी जो डोमेस्टिक स्टोरी है, जो मैंने आपको बोला मैन्युफैक्चरिंग की, जो मैंने एक बात कही रियल एस्टेट की, और जो सैलरी इंक्रीज की बात है, अगर ये होता रहा तो हमारी जो मौजूदा हालत है अर्थव्यवस्था की, उसके उसके बलबूते पे हमारी करेंसी रिलेटिवली स्ट्रांग होगी फॉर श्योर वर्सेस डॉलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम शायद डिप्रिशिएटिंग तो फिर भी रहेंगे, लेकिन शायद कम रहेंगे एज अपोज्ड टू दैट ऑफ अदर्स विद द बिट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जी। ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों के पास पैसा है, जिन्होंने बाजार में लगा रखा है, पिछले 2-3 दिन छोड़ दें तो सबकी एक तरह से सांस अटक गई थी। लोगों को लग रहा था कि यहाँ से, और उसके बीच में आपने भी नूरियल रूबिनी को पढ़ा ही होगा, जिन्होंने कह दिया कि साहब बाजार तो आधा हो जाएगा यहाँ से जहाँ है। वो अमेरिकी बाजार के बारे में कह रहे थे, लेकिन डर तो पूरी दुनिया के लोगों को लग रहा था। ऐसे में अब, क्योंकि आप तो, हम लोगों के पास तो मान लीजिए लाख 2 लाख 50,000 ऐसे पैसा है, वो लगाने के में डर लगता है। आपको तो दूसरे का पैसा लगाना है, आपके पास तो बहुत से ग्राहकों का पैसा होता है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है इस वक्त पैसा लगाने के लिए मार्केट में? देखिए, बात ये होती है कि इन्वेस्टिंग में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि इन्वेस्ट व्हेन देयर इज अ फैमिन आउटसाइड, रीप व्हेन देयर इज अ फीस्ट आउटसाइड। तो अभी अगर हम न्यूज़ फ्लो देखें तो नेगेटिविटी इतने ज़्यादा है। आपने एक महानुभाव का नाम जिक्र किया, जिन्होंने कि मतलब डूम्सडे प्रेडिक्शन किया है। ऐसे आज के डेट में अगर आप सोशल मीडिया में देखें या फिर बिजनेस चैनल्स में देखें, आपको काफ़ी नेगेटिविटी मिल जाएगी। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि इक्विटी मार्केट्स में जब इतना नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है तो जनरली इक्विटी मार्केट डिप्रेस पाए जाते हैं। ऐसे माहौल में अगर हम पैसे लगाएं बनिस्बत के पैसे निकालें तो बेहतर होता है। और अगले 3 साल में जो मैंने बात करी इकोनॉमी के बारे में, अगर सूरत हाल सही में बेहतर हुआ तो 3 साल में शायद यहाँ से हम कुछ बेहतर सिचुएशन में होंगे। तो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म सोचें, जो कि सोचना चाहिए इक्विटी मार्केट में पैसा डालने के लिए, तो अभी का समय उतना बुरा समय नहीं है, जबकि काफी हद तक नेगेटिव न्यूज ऑलरेडी है आउट देयर इन द प्राइस। जी। मेरे को आज की तारीख जी, आज की तारीख में जो कोई बाजार में पैसा लगाने की सोच रहा है, उसको क्या सोच के लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और कितने समय के लिए लगाना चाहिए? ये सोच के लगाना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये अगला 5 से 10 साल शायद इंडिया का दशक हो। जिस हिसाब से हमारी बॉटम अप स्टोरी बिल्डअप हो रही है, उसमें एटलीस्ट 3 से 5 साल की जो स्टोरी है वो काफ़ी मजबूत है। हमारी गवर्नमेंट भी अभी रिलेटिवली काफ़ी कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग विकेट पे है विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और शायद इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सही डिसीजन ले रही हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारी हालत रिलेटिव टू ग्लोब सो डेफिनेटली बेहतर है, इन एब्सोल्यूट टर्म्स भी बेहतर है। तो ऐसे माहौल में, और दूसरी बात ये कि लगता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हमारे साथ शायद अगले 4-5 साल में रहेगा। सो इन्फ्लेशनरी सर्कमस्टेंसेस में इन्वेस्टर्स को जो है फ्रॉम एन एसेट क्लास पर्सपेक्टिव, 2 एसेट क्लास की तरफ तो जरूर ध्यान देना चाहिए एज अपोज टू अदर्स। एक है इक्विटीज और दूसरा है गोल्ड। सो इक्विटीज जो है दे आर सीन टू बी बेस्ट इन्फ्लेशन हेज। तो फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम अगर स्टैगफ्लेशन हुआ तो बात अलग, तो गोल्ड, अगर इन्फ्लेशन रहा तो इन्फ्लेशन टू इक्विटीज। तो इक्विटीज में तो इन्वेस्टर्स का पैसा जरूर ही लगना चाहिए। लेकिन अभी जो पैसा डाल रहे हो, जैसे आपने पूछा कि क्या टाइम फ्रेम लेके सोचना चाहिए, तो मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं 5 साल का टाइम फ्रेम सोच के मार्केट में आना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ से 5 साल में आप हमें एज एन इकोनॉमी बेहतर पाइएगा, एंड होपफुली द सेम गोज टू विद योर वेल्थ। तो 5 साल का टाइम फ्रेम आप कह रहे हैं, और ऐसे वक्त में मैंने ये सवाल पूछा जानबूझ के प्रदीप, क्योंकि इस वक्त आपने एक नया फंड लॉन्च किया है, फोकस्ड इक्विटी फंड,
ये जो फोकस्ड इक्विटी फंड है, ये आपके अब तक के जो दूसरे फंड्स हैं, उनसे कैसे अलग है और क्यों खास तौर पे इस वक़्त आपने सोचा कि ये फंड लॉन्च किया जाए? तो ये फंड को समझने के लिए सबसे पहले मतलब उसमें पहले प्रश्न पे हम और 3 प्रश्न का उत्तर जानना ज़रूरी है। पहला व्हाई नाउ? अभी क्यों? दूसरा हाँ। फोकस फंड क्यों? और तीसरा है इडलवाइज फोकस फंड क्यों? हाँ, ये 3 ही सवाल हो सकते हैं। तो इसमें से ठीक है। पहले जो सवाल है इसमें व्हाई नाउ, इसमें हम काफ़ी हुँ, ग्राउंड कवर कर चुके हैं अभी तक के आपके सवालों में। व्हाई नाउ का मतलब ये कि इतनी नेगेटिविटी में अगर हम कोई फंड लॉन्च कर रहे हैं तो पैसे फ्रॉम गेटिंग मनी थोड़ी सी हिचकिचाहट तो होगी, लेकिन हुँ, इन्वेस्टर्स का पैसा जबकि इतना नेगेटिविटी हो, वहां पे इन्वेस्ट करके अगले 3 साल में अगर हम थोड़ा सा बेहतर समय देखें तो शायद उनके पैसे बन जाए, ये हमारी उम्मीद रहेगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी सूरत हाल देख के ऐसा लगता है कि 75 to 80% ऑफ द बैड न्यूज इज देयर इन द प्राइस। सो लास्ट हुँ, 10-15% को टाइम करना इसलिए डिफिकल्ट है। तो इसलिए हमारे पास ये फंड का अप्रूवल कुल मिला के पहले 6-7 महीने से था, लेकिन अच्छा। हमको लगा कि क्या बोलते हैं वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा थे, मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, हुँ, और हमारा भी व्यू ऐसा था कि पहले 6 से महीने साल के थोड़ा सा मुश्किलात में गुजरे। तो हम जैसे जैसे उसके एंड की तरफ आ रहे हैं, इसलिए लगता है कि 75 to 80% ऑफ द बैड न्यूज इज देयर, इसलिए हमने फंड लॉन्च किया। ये हुआ व्हाई नाउ। हुँ, अब दूसरा है कि व्हाई फोकस फंड। तो हुँ, हमें लगता है कि जो भी इन्वेस्टर हुँ, क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करने की सोचे, फोकस्ड इन्वेस्टिंग एक्चुअली वर्क्स। इसकी हुँ, एक बहुत जबरदस्त स्टडी की गई यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में, क्योंकि वहां पे लंबा साल का डेटा मिलता है। हुँ, तो एक स्टडी किया था एक फाइनेंशियल साइंटिस्ट, उनका नाम है मिस्टर बेसम बाइंडर ने। हुँ, उन्होंने 100 साल के इक्विटी मार्केट्स के रिटर्न को स्टडी किया, और हुँ, स्टडी करके जो निकाला उसका निचोड़ वो ये कि 4% ऑफ द स्टॉक्स explained 100% of S&P 500's return from 1926 to 2018, ये हुँ, 2018 की जी, कुल मिला के जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है वो इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। केवल हुँ, 4% स्टॉक्स ही 100% स्टॉक रिटर्न को एक्सप्लेन कर डालते हैं, और बाकी हुँ, 96% टी बिल के रिटर्न्स के माफिक रिटर्न जनरेट करते हैं। सो नेट नेट फोकस्ड इन्वेस्टिंग इज द वे टू गो, दैट इज द हुँ, होली ग्रेल दैट वी वांट टू बी इन। एंड हुँ, एज अल्फा मैनेजर्स, एज एक्टिव मैनेजर्स, हमारा भी हमारी खोज हमेशा यही रहती है कि वो 4% स्टॉक ढूंढे। तो इस पोर्टफोलियो में हमारी हुँ। उम्मीद यही रहेगी कि हम ऐसे 25 to 30 स्टॉक्स लेकर आए जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अगले 5 से 10 साल में भला कर पाए। तो ये हो तो गया ये। अभी आपने वो स्टॉक्स चुन लिए हैं या अभी आप चुनने जा रहे हैं? हम इसमें प्रयासरत हैं। वी आर ऑन द वे, वी आर अच्छा, एक्चुअली पिकिंग स्टॉक्स। तो ये तो तो अभी आप अल्टीमेटली स्टॉक इन्वेस्ट किया जाएगा जब हमारा एनएफओ खत्म होगा, पैसे आएंगे उसके बाद, तो थोड़ा समय रहता है। बट वी हैव इन माइंड सम स्टॉक्स। बट तो जो मैं ऐसे कह में रहा था, जो लोग पूछ रहे हैं कि हम कहाँ पैसा लगाएं, अच्छा शेयर कैसे ढूंढें, तो वो अच्छा शेयर ढूंढने की मेहनत से बचना चाहें तो आपकी तरफ आ सकते हैं सीधे कि वो ढूंढने का काम ऐसी आप कर हमारी देंगे, उम्मीद है, वो अपना पैसा ऐसी आपके हमारी हवाले कर उम्मीद है। देंगे। तो और अब तीसरा बताइए कि जो बाकी बाकी फंड्स हैं और भी फोकस इक्विटी फंड्स हैं बाजार में, उनको छोड़कर आदमी एडलवाइज इक्विटी फोकस इक्विटी फंड में क्यों जाएगा? बहुत अच्छा सवाल। तो इसका मैं यही जवाब दूंगा कि अगर जब हमने इस स्टडी किया मार्केट को कि थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग क्या लाया जाए, तो हमने जब देखा मार्केट में पिछले 1 साल में जो फंड लॉन्चेस हुए हैं, ये सारे अगले 2-3 साल के जो इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी है ये खेलने के फिराक में है। हुँ, बिजनेस साइकिल फंड, इकोनॉमिक रिकवरी फंड, रूरल रिकवरी फंड, थीमेटिक फंड्स ऐसे ही आते रहे हैं, है ना। तो हमने सोचा है कि कुछ ऐसा किया जाए विच लुक्स एट इंडियाज इवोल्यूशन इन द ग्लोबल लैंडस्केप। हुँ, मतलब इंडिया इज एन इवॉल्विंग इकोनॉमी। जैसे आपको अगर एग्जांपल दूं, आज से 10 साल पहले हम शायद रोटी कपड़ा और मकान वाली इकोनॉमी थी। हाँ, आज हम सर्टनली एक एस्पिरेशनल इकोनॉमी, और हुँ, आज से 10 साल बाद शायद हम मैच्योर इकोनॉमी में कहलाए जाए, हुँ, 10 में भी 15 साल में। तो ये जो अलग अलग थीम्स होती है ना, ये इकोनॉमी के अलग अलग स्टेजेस में ज्यादा काम करती है। तो हुँ, अभी जो इंडिया का इकोनॉमी की सिचुएशन है, उसको अगले 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 3 थीम हमारे दिमाग में आते हैं ऐसे, जो कि जिसमें कि पैसे बनने के आसार बहुत ज्यादा है। ये हुँ, थीम है ब्रांड्स, मार्केट शेयर गेनर्स एंड इनोवेशन। हुँ, तो
तो हमने जो अपना फोकस फंड बनाने का सोचा, ये सोचा कि ये ऐसे 3 मल्टी डेकेडल थीम के इर्द-गिर्द बनाएं, ताकि इन्वेस्टर का जो पैसा हो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म समय के लिए रहे और उनको शांति रहे कि अगर छोटा नियर टर्म में वोलेटिलिटी आ भी जाए तो भी, अगर नियर टर्म में वोलेटिलिटी आ भी जाए तो भी हम क्या बोलते हैं इसमें हम जुड़े रहें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो ब्रांड्स, मार्केट शेयर गेनर्स और इनोवेशन के थीम है, ये केवल 2-3 साल के लिए वैलिड नहीं है, ये शायद अगले 10-15 साल के लिए वैलिड है इंडिया में। ये जो तीनों थीम आप बता रहे हैं, ब्रांड्स का मतलब सीधा है कि वो बड़े नाम जो जिनको आप आज देख रहे हैं और जिनमें आपको उम्मीद है कि आगे चल के वो और बड़े नाम होंगे, दुनिया पे सिक्का जमाएंगे। तो दूसरा आपने कहा मार्केट शेयर गेनर्स, यानी जो मोनोपोली या डुओपोली क्रिएट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सारे मुकाबले में खड़ी सारी कंपनियों को ध्वस्त कर दिया है। और तीसरे हो गए इनोवेटर्स, यानी कोई नया काम कर रहे हैं जो आपने देखा नहीं था इससे पहले। तो ये सब, अब इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट इक्विटी जिनमें इन्वेस्ट करती रही है। अभी पिछले कुछ आईपीओज आए हैं जो इनोवेटर्स के, उनका तो हाल बहुत खराब हुआ है। उसको देखते हुए आगे आपको कैसे ये भरोसा, और दूसरा जो मौजूदा फंड हैं, क्या उन्होंने इनमें पैसा नहीं लगा रखा? हम लोग जब फंड्स के पोर्टफोलियो देखते हैं तो पाते हैं कि नाम कुछ भी हो फंड का, उनके पोर्टफोलियो करीब करीब एक से होते हैं। बहुत थोड़ा सा हिस्सा, जैसे आपने अभी बताया कि 4% कंपनियां हैं जो 100% रिटर्न को एक्सप्लेन कर देती हैं, वहां भी 3-4% ही अलग होता है बाकी दुनिया के मुकाबले। नहीं, ये थोड़ा शायद एक्सट्रीम कमेंट है, ऐसी बात नहीं है। फंड्स काफी हद तक अलग होते हैं। बट जो आपने सवाल पूछा कि विद रिगार्ड्स टू ये सारे जो फंड्स हैं और ये जो इनोवेटर का आपने सवाल पूछा, ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, इसमें हमने ये नए न्यू एज कंपनीज में आईपीओज में इन्वेस्ट ही नहीं किया, इसलिए हम इसमें से अछूते रहे। और वो इसलिए क्योंकि हमारी जो प्रोसेस है उसमें वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महत्व रखती है, और इस नए फंड में भी हम वैल्यूएशन की तरफ काफी खासा ध्यान रखने वाले हैं। तो इसलिए इनोवेटर का मतलब ये नहीं कि किसी भी प्राइस में इनोवेशन को सब इन्वेस्ट किया जाए, चाहे वो प्रॉफिट बनाते हो या लॉस बनाते हो। इसको एक और तरीके से देखें तो रिस्क एडजस्टेड तरीके से इनोवेशन की जो थीम है, इसको बेहतर तरीके से खेले जा सकती है अगर आप एनेबलर या फिर एडाप्टर के स्टॉक खरीदें। ये एनेबलर का मतलब ये होता है, ये वो कंपनीज हैं जो कि नट्स एंड बोल्ट सप्लाई करती हैं टू द इनोवेटर। अच्छा, अब इसमें इन्वेस्ट करने से फायदा ये होता है कि ये लोग टेक्नोलॉजी रिस्क नहीं लेते हैं, इन लोगों को लॉस बनाने की जरूरत शायद नहीं है। और दूसरा, अगर मान लीजिए कोई इनोवेटर ए सक्सेसफुल हुआ या इनोवेटर बी सक्सेसफुल हुआ, इसको फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों को सर्विस करते हैं। करेक्ट। तो अगर मान लीजिए मतलब वी वांट टू इन्वेस्ट इन बार्बर्स देन हेयर स्टाइल्स आते जाते रहते हैं, लेकिन बार्बर्स की नौकरी बनी रहती है। सो वैसे ही एनेबलर्स की कहानी। सो एनेबलर्स इज अ गुड वे टू प्ले इनोवेशन एज ए थीम rather than the innovator itself। जो हमने न्यू एज कंपनीज की आपने बात करी, they by and large come into the innovator area, which is what we want to be light on। उसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं है। नेवर से नेवर, कभी बहुत सस्ते हो गए, प्रॉफिटेबल हो गया तो बात अलग, बट हमारा ज्यादा रुझान होगा टू बाय द इनेबलर्स एंड टू बाय द अर्ली अडॉप्टर्स, जो कि लॉस भी नहीं बनाते हैं, पैसे भी बनाते हैं, रिटर्न रेशियोज भी आ जाते हैं और डी-रिस्क भी है। सो इन्वेस्टर्स के पैसे बनने के आसार ज्यादा है। बाकी दो थीम्स जो हैं ये आपने बहुत बेहतर कवर किया। मैं केवल एक ही चीज उसमें ऐड करूंगा कि मार्केट शेयर गेनर्स में पिछले 5 साल में जितने हमने रिफॉर्म्स देखे हैं, उसका सबसे ज्यादा इम्प्लीकेशन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये काफी हद तक मार्केट शेयर गेन करेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बनिस्बत, और उसमें काफी मार्केट शेयर गेन होने का रुझान है। तो इसके लिए इसमें जो विनर्स होंगे, ये हम खेलना चाहते हैं मार्केट शेयर गेनर्स। ठीक है, तो यदि ये बताइए कि आपकी कंपनी के, आपके फंड हाउस के और फंड्स हैं और आप सीआईओ हैं इक्विटीज के, आपकी कंपनी ने, जैसे आपने आईपीओस का जिक्र किया, आपने एक रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस फंड आपका है, एक आपका ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड है, यूएस वाला मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है, शायद यूएस फंड भी है। तो ये जो फंड्स हैं, इनके सामने आप ये जो नया फोकस्ड इक्विटी फंड ला रहे हैं, आप अपनी कंपनी के दूसरे फंड्स के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हैं?
जैसे आपका बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है जिसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, मुझे वो पसंद है फंड। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपको हमारे एग्जिस्टिंग ऑफरिंग में कुछ फंड्स पसंद है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपको इस बात की इल्म है कि बाकी हमारे किस किस जगह में फंड्स हैं। लेकिन जब हम इन्वेस्टर का पैसा एलोकेट करने की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो एक एसेट एलोकेशन की बात आती है, और इस एसेट एलोकेशन में अलग अलग फंड के अलग अलग किरदार होते हैं। तो कुछ हद तक ग्लोबल एसेट एलोकेशन होना चाहिए, कुछ हद तक आपका जो रिस्क फर्स्ट रिस्क अवर्स पार्ट ऑफ द पैसा है वहां पे लगना चाहिए, और कुछ पैसा आपका वहां पे होना चाहिए जहाँ पे कि अल्फा क्रिएशन आपका मेन आइडिया हो, जहाँ पे मतलब आउट परफॉर्मेंस आप ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आपका रुझान हो। तो ये जो फोकस फंड है इसकी कोशिश ये रहेगी कि अल्फा जनरेट करें ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ जी। टाइम। अल्फा क्रिएशन नहीं, मैं थोड़ा दर्शकों को समझा दूं, अल्फा का अर्थ है कि बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े पकड़ने की कोशिश करनी है, जो रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हों, ताकि आप भी उनकी पीठ पे सवार हों तो आप भी उतनी तेजी से दौड़ रहे हों। जो आप कहानियां सुनते हैं, किससे सुनते हैं कि इस शेयर में पैसा लगाया, ये 50 गुना हो गया, 100 गुना हो गया, ऐसे शेयरों को वक्त रहते पहचानने की कोशिश है और उनमें पैसा लगाने की कोशिश है। ऐसा नहीं है कि सारे शेयर ऐसे होंगे, लेकिन जो शेयर चुने जाएंगे वो, जैसा अभी त्रिदीप ने बताया, और वो बहुत दिलचस्प बात है कि ये पैसे को, आपके पैसे को ऐसे खर्च करते हैं जैसे कि दांत से पकड़ के खर्च कर रहे हो। ये उन कंपनियों में पैसा इन्होंने नहीं लगाया है जिन कंपनियों में बहुत सा पैसा बहुत से लोगों का और बहुत से फंड हाउसेस का भी डूब गया है, क्योंकि ये वैल्यूएशन पे जोर दे रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जो चीज हम खरीद रहे हैं इसकी ये कीमत देना वाजिब है या नहीं है, इस पैसे, इस दाम पर ये शेयर खरीदा जा सकता है या नहीं, या ये एक स्टोरी बनाई गई है। आप सिर्फ लिफाफा देख के खरीदारी नहीं करते हैं, ये अंदर का माल भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही त्रिदीप, अब मैं इजाजत चाहता हूँ, काफी समय हो गया है, फिर और बात करेंगे किसी दिन, मौका मिलेगा बाजार पे। आपके फंड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करनी चाहिए कि आप अपने लिए भी और अपने निवेशकों के लिए भी जमकर पैसा बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर बाजार में आने के लिए, उससे जुड़े रहने के लिए और अपने लिए तरक्की का एक रास्ता खोलने के लिए प्रेरित करते रहें, उनको रास्ता दिखाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। आपने आपने मेरे को अपने शो में इनवाइट किया। ग्रेट क्वेश्चंस एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू, थैंक यू।